दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की कुछ नेताओं की मांग को बेतुका कहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हर धर्म में प्रार्थना करने का एक अलग तरीका होता है और सबको उसकी आज़ादी है। जो लोग अजान का विरोध कर रहे हैं वे धर्म को समझते ही नहीं हैं। सीएम नीतीश कुमार का यह बयान उनके अपने ही मंत्री के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग के बीच आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अजान और लाउड स्पीकर को लेकर के चल रही बातों पर कहा है कि देश में बहुत से धर्म हैं और सभी धर्मों का पूजा पाठ करने का अपना अपना तरीका है। जहां किसी के धर्म को लेकर के टिप्पणी करना या फिर विवाद करना ठीक नहीं है। सबको अपने मजहब का पालन करना चाहिए और इसके लिए किसी पर कोई रोक नहीं है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि राज्य में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो फिर प्रशासन सतर्क रहे और किसी तरह का सांप्रदायिक विवाद न हो, जिसके चलते उनके शासन में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं कम हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान चालीसा के मौके पर हुई हिंसा की हर तरफ चर्चा है। इस मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं राजनीति भी जमकर हो रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। जहां अमित शाह ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि दंगाइयों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करें कि दोबारा दिल्ली में इस तरीके के दंगे और फिर हिंसा न हो पाए। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि दोबारा दिल्ली में इस तरीके की घटना ना हो पाए, इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वह उठाया जाए। जहां वही मामले की तेजी से जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली में हिंसा के तुरंत बाद अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की थी और उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश के 12 राज्यों में अंधेरा छाने का खतरा पैदा होने लगा है। इसके पीछे की वजह यह है कि देश में कोयला का स्टॉक खत्म हो रहा है। दरअसल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने घरेलू थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले के कम हो रहे भंडार की ओर केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान मोड़ा है। इसने 12 राज्यों में ऊर्जा संकट की चेतावनी दी है। जब फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि थर्मल पावर यूनिट्स को ऊर्जा पैदा करने को लेकर के आग लगाने के लिए कम कोयले के स्टॉक के कारण संकट और बिगड़ सकता है। सरकार ने भी हाल ही में इस ऊर्जा संकट को स्वीकार किया था। दोस्तों बात करते हैं कि विवादों से नाता रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अपने विवादित बयान को दोहराते हुए राम को मानने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अपनी बात पर जीतन राम मांझी डटे हुए हैं। जब मुजफ्फरपुर से लौटने के दौरान वैशाली के भगवानपुर में कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहना करके स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राम काल्पनिक है तो फिर उनकी बात नहीं होती है, लेकिन मैं उसी बात को कहता हूं तो फिर लोग विरोध करते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि आप पहाड़ पूजिए, पत्थर पूजिए, लेकिन मैं नहीं मानता भगवान राम को। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगाई है। यह सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए बिहार के अंदर 2 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने का फैसला किया है। अब मुंगेर और पूर्वी चंपारण में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। जहां मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहां अस्पताल के निर्माण के लिए सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार की तरफ से 1200 करोड़ से ज्यादा की राशि की मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार ने अब नालंदा जिले के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का भी फैसला किया है। अब इसे वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी की बजाय भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी के तौर पर जाना जाएगा। एक और बड़ा फैसला करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने के फैसले पर मोहर लगाई है। अब सम्राट अशोक जयंती चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना में राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जुलूस में हथियारों को लाने की क्या जरूरत थी। इस दौरान लोगों के हाथों में कट्टा पिस्तल थी। क्या तलवार कट्टा निकालना धार्मिक है? इस दौरान कई भड़काऊ नारे भी लगाए गए। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि जब जुलूस निकल रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद ये कहा है कि जहांगीरपुरी में जो जुलूस निकाला गया था वह बिना इजाजत के निकाला गया। ओवैसी ने कहा है कि सांप्रदायिक हिंसा उस वक्त ही होती है जब सरकार चाहती है, जब सरकार नहीं चाहती है तब नहीं होती है। तो यहाँ पर भी सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा होने दी। जब सरकार के सामने सब कुछ हो रहा है जिसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आती है। जब 2 शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकाली गई, जब तीसरे
में ये सब कैसे हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी पर प्रश्न किया है। उन्होंने कहा है कि अंसार नाम के शख्स का वीडियो सामने आया है, वह एक लड़के को समझा रहा है, उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अंसार के जो हिंदू पड़ोसी हैं वे खुद उसके व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं। अंसार दंगे को नियंत्रण करने गए थे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के CM ने तो मुसलमानों पर ही आरोप लगा दिया है, वे चुनाव में मुस्लिमों के हितैषी बन जाते हैं और अब ऐसी बात कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि मैं दिल्ली सरकार मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मस्जिद के सामने झंडे लगाए जाते हैं, भगवा झंडे लगाए जाते हैं, वो वीडियो कोई नहीं दिखाता है। आप सेलेक्टिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अंदर आती है। दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बोचा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान को मिली बम्पर जीत और हाल ही में आए विधान परिषद चुनाव के नतीजे ने आरजेडी को मिली बड़ी सफलता के बाद अब पार्टी की नज़र बिहार में सत्ता परिवर्तन पर है। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने तो दावा कर दिया है कि बिहार में 22 मई को मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। यह नाम ना उजागर करने की शर्त पर आरजेडी नेता ने कहा है कि बिहार में बड़ा सियासी बदलाव होने जा रहा है। यह राजद ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। जल्द ही हमारी योजना साकार होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी नेता ने कहा है कि अन्य दलों के कई विधायक जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। कई दलों के विधायकों ने आरजेडी में शामिल होने के लिए हमसे बात की है। समय आने पर वे आरजेडी में शामिल होंगे और तेजस्वी यादव की 22 मई को ताजपोशी होगी, यानी कि तेजस्वी यादव 22 मई को मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि किन दलों से टूट करके विधायक आरजेडी में आ रहे हैं। दरअसल बोचा विधानसभा चुनाव के बाद से आरजेडी का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस परिणाम में भविष्य की राजनीति को लेकर के कई बड़े संकेत दे दिए हैं। उन्हें भुनाने के लिए अब आरजेडी नेताओं ने जदयू, भाजपा और कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क साधा है। हालांकि सरकार गठन के लिए आरजेडी को काफी मशक्कत करनी होगी और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आरजेडी को करीब 45 से 50 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। किसी भी दल से इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को तोड़ने में आरजेडी अगर सफल हो जाए तो ये एक करिश्मे की तरह होगा। दोस्तों बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने तो आम आदमी की कमर तोड़ करके रख दी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब खेती करना भी महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच DAP, पोटास समेत कई उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी से ये संकट पैदा होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने पिछले महीने DAP की अधिकतम खुदरा मूल्य 1200 रुपये से बढ़ा करके 1350 रुपये कर दिया है। वहीं NPKS उर्वरक की कीमत 1290 रुपये से बढ़ा करके 1400 रुपये कर दिया है, जिसके बाद किसान भी अब महंगाई की जद में आने वाला है। यह जानकारी के मुताबिक DAP और यूरिया के दाम अभी बढ़ने वाले हैं। सूत्रों का दावा है कि कई कंपनियां पोटास की MRP 1700 से बढ़ा करके 1750 रुपये पर बनाए हुए हैं, जो पिछले रबी सीजन 2021-22 में 1130 रुपये प्रति बैग के वार्षिक औसत के मुकाबले, जबकि नया MRP वर्तमान आयात मूल्य पर 2400 से 2450 रुपये हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी बीच एक लड़की ने जनता दरबार के बाहर जहर खा लिया। लड़की की पहचान सोनाली के रूप में की गई है, नौबतपुर की रहने वाली है। उसे इलाज के लिए PMCH के ICU में भर्ती कराया गया है। यह लड़की का आरोप है कि उसके साथ गलत किया गया था। CM नीतीश कुमार की जनता दरबार में भी शिकायत कर चुकी थी। शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच जनता दरबार गेट के बाहर जहर खाई। सचिवालय थाना की पुलिस इसे इलाज के लिए PMCH ले गई। बताया जाता है कि युवती रेप पीड़ित है, वहीं पति जेल में बंद है। पीड़िता का कहना है कि संजय शर्मा, अक्षय शर्मा, गोविंद सिंह, अवधेश शर्मा और सुनीता देवी और जेल में बंद अपराधियों के द्वारा लगातार धमकी दिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शनिवार को एक बार फिर से बड़ा बयान से सबको चकित कर दिया है। कटिहार में पूर्व मंत्री से मिलने आए बेगूसराय सांसद ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वे धारा 370 समाप्त किए जाने और अयोध्या में राम मंदिर जैसे मुद्दों के लिए ही राजनीति में आए थे। अब बस केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती नहीं मनाया जाएगा तो फिर क्या बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर अन्य देशों में मनाया जाएगा। हनुमान जयंती पर कायराना हमला यह साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना है।
मैं देश के तमाम ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। आज तक तो कभी ताजिया के जुलूस पर लाठी या फिर भाला या पत्थरों से हमला नहीं हुआ है। अब सिर्फ देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लागू होने की बात है। जैसे ही केंद्र सरकार इस कानून पर मोहर लगाएगी वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जब भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के इस बयान से सियासी पारा गर्मा गई है। यह बयान सीमांचल इलाके में दिया गया है, इसीलिए राजनीतिक पंडित इनके बयान को अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। यह बिहार के 1,60,00,000 से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को पुरानी दरों पर ही भुगतान करना होगा। यानी कि बिहार में बिजली महंगे होने नहीं जा रही है। यह बिहार में बिजली महंगे नहीं होगी। यह बिहार सरकार की तरफ से बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी राशि जारी किए जाने के बाद ये तय हो गया है कि बिहार में फिलहाल बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेगी। जब सोमवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी राशि की मंजूरी के प्रस्ताव पर मोहर लग गई थी और इसके साथ ही ये तय भी हो गया था कि बिजली बिहार में महंगी नहीं होगी। उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए नीतीश सरकार ने बिजली कंपनियों को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7701 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय लिया है। साथ ही बिजली कंपनी को भी तकनीकी और व्यवसाय के नुकसान की भरपाई के लिए 1094 करोड़ अतिरिक्त राशि दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन दोनों फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार सरकार बिहार के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट निर्धारित सब्सिडी देगी। दोस्तों बात करते हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बीते 24 घंटे में भी पूरे बिहार में मौसम शुष्क बना रहा। राजधानी पटना सहित डेहरी, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण जिले का माधोपुर, औरंगाबाद, नवादा और नालंदा जिले का हरनौत सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दूं कि कल पूरे बिहार में सबसे कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस बांका और शेखपुरा में दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज भी बिहार के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों के अधिकांश स्थानों पर लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। ज्यादा गर्मी के साथ ही लू की भी संभावना बनी रहेगी, जबकि उत्तर बिहार के कई जगहों पर बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। मिली जानकारी के अनुसार अभी भी बिहार के अधिकांश भागों में, खास करके बिहार के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भाग में शुष्क और गर्म पछुआ हवा और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो केवल उत्तर पूर्वी भागों में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव 0.9 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से बिहार का मौसम अगले 24 घंटे तक शुष्क बना रहेगा। औरंगाबाद, अरवल, बक्सर, भभुआ, रोहतास, पटना, गया, नवादा और नालंदा जिले में लू चलने की संभावना है। इन सभी जिलों में नागरिकों को मौसम विभाग की ओर से धूप में अनावश्यक रूप से न निकलने की सलाह दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को नीतीश कुमार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान सामने आया है उसे देख करके यही लगता है। नीतीश कुमार से जनता दरबार कार्यक्रम के बाद जब बिहार को विशेष दर्जे के मसले पर सवाल किया गया था तो फिर उन्होंने कहा था कि अभी इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लगातार काम करते रहते हैं और फिर जो भी बिहार की जरूरत रहती है उसके लिए डिमांड करते हैं, बात करते हैं, लेकिन इसे मुद्दा बनाने से क्या फायदा। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इसी बयान को अब तेजस्वी यादव ने लप करके पकड़ लिया। जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को अब बिहार के लिए विशेष दर्जे की क्या जरूरत ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 17 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में बिहार सबसे फिसदी है। बेरोजगारी, गरीबी और पलायन में बिहार नंबर 1 है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री जी अपने चिर परिचित स्वभाव, स्वार्थ, सहूलियत और राजनीतिक जरूरत के अनुसार कभी विशेष राज्य का मुद्दा उठाते हैं, कभी अधिकार रैली का दिखावा करते हैं और अब कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य होने के बावजूद भी उन्हें अब विशेष राज्य की जरूरत महसूस क्यों नहीं होती है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं तो एक बार आप मेरी बात जरूर ध्यान से सुन ले, नहीं तो फिर आपको बाद में भारी पछताना पड़ सकता है। चेन्नई से बिहार के गोपालगंज लौटे 2 युवकों ने कभी नहीं सोचा होगा कि कोल्ड ड्रिंक पीना उनके लिए इतना भारी पड़ जाएगा। दरअसल रेलवे स्टेशन पर कोल्ड ड्रिंक पीते ही दोनों लड़कों को खून की उल्टी होने लगी। जब बिहार के गोपालगंज में सोमवार को चेन्नई से लौटे 2 युवकों को स्टेशन पर कोल्ड ड्रिंक खरीद करके पीना भारी पड़ गया। अमूमन गर्मी से राहत पहुंचाने वाला ये कोल्ड ड्रिंक इन युवकों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। जब कोल्ड ड्रिंक पीते ही उन्हें खून की उल्टी होने लगी और देखते ही देखते दोनों बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े।
आनन फानन में इलाज के लिए दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर की टीम ने उनका इलाज किया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक फिलहाल खतरे से बाहर है। बताया जाता है कि बरौली थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव के रहने वाले शैलेंद्र कुमार महतो और रमेश कुमार महतो चेन्नई में रह करके काम करते थे। सोमवार को वे ट्रेन से रेलवे स्टेशन उतरे और फिर गर्मी से राहत पाने के लिए पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही दोनों की हालात बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालात में सुधार बताया जा रहा है। तो अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं तो फिर संभल जाइए, नहीं तो फिर आपको भी बाद में भारी पछताना पड़ सकता है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इसकी कहावत अब कई राज्यों पर पूरी तरीके से सटीक बैठने लगी है, खास करके तब जबकि राजनीतिक लाभ के लिए मुफ्त गिफ्ट और मुफ्त में सुविधाएं देने की योजनाएं बढ़ने लगी है। इस बात का खुलासा SBI इकोरैप की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्य लोन को माफ करने, पेंशन की पुरानी स्कीम और कई अन्य मुफ्त की योजनाएं चलाने की घोषणा कर रही है, जो राज्यों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार नहीं है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। इन राज्यों में सोच समझ करके तार्किक रूप से खर्च करना चाहिए, क्योंकि मुफ्त की योजनाएं चलाने के चक्कर में ये राज्य अपनी राजस्व प्राप्ति से अधिक खर्च कर रहे हैं, यानी कि जितना का आमदनी हो रहा है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। इकोरैप की रिपोर्ट में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि तेलंगाना अपनी राजस्व प्राप्ति का 35% हिस्सा मुफ्त में योजनाएं और लोक लुभावन स्कीम पर खर्च करता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्य राजस्व प्राप्ति का 5 से 19% मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करते हैं। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की है। सिर्फ टैक्स से होने वाले कमाई की बात करें तो फिर ये राज्य टैक्स से होने वाली कमाई का 63% मुफ्त की योजनाओं पर खर्च कर देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां बिहार सरकार ने अब चना और मसूर की फसल खरीदने का फैसला किया है। जहां बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ नशे पार्ट 2 के तहत दलहन का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 20 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर चना और मसूर दाल खरीदने का निर्णय लिया गया है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि विभाग 20 अप्रैल से पूरे बिहार में चना और मसूर की खरीदने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर क्रय केंद्र की स्थापना कर रहा है। जहां बिहार के पंजीकृत किसानों से चना और मसूर की खरीद होगी। चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 5230 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर का 5500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में लोगों को कोरोना से बचने के लिए फ्री में बूस्टर डोज लगाया जाएगा। इसको लेकर के नीतीश कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दे दी भी गई है। यह खबर के अनुसार नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बिहार में 18 से 59 वर्ष के लोगों को फ्री में कोरोना का बूस्टर डोज दिया जाएगा तथा लोगों से किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में कोरोना के बूस्टर डोज लगाने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए 13 से 14 करोड़ 15 लाख की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दे दी है। जहां बिहार के लोग अब किसी भी जगह पर कोरोना का फ्री में बूस्टर डोज लगा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी राशन कार्डधारी परिवार को अब सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया जाएगा। जब कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बिहार में 84% परिवारों की सूची शामिल है। बिहार के इन 84% परिवारों में 55% परिवार केंद्र की आयुष्मान योजना के लाभुक हैं, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त व्यवस्था है। इस सूची के से बचे हुए 29% परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है। उन्हें अब इसी तर्ज पर राज्य सरकार अपने पैसे से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में कराएगा। बिहार सरकार की इस योजना का लाभ करीब 80 लाख परिवारों को मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई भी शोभा यात्रा या फिर धार्मिक जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए यूपी सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शोभा यात्रा निकालने से पहले आयोजकों से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सिर्फ उन्हीं धार्मिक जुलूसों को अनुमति दी जाएगी जो पारंपरिक हो, नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। आपको बता दूं कि रामनवमी के मौके पर देश के कई राज्यों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा में हिंसा हुई थी। हिंसा के इन तमाम घटनाओं के बाद यूपी सरकार की ओर से नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें जोर दिया गया है कि सिर्फ परंपरागत जुलूसों को निकालने की परमिशन दी जाएगी, नए आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुस्लिम महिलाओं के हक में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी दंड प्रतिक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है और वे इद्दत की अवधि के बाद भी इसे प्राप्त कर सकती है। अदालत ने अपने फैसले में ये भी स्पष्ट किया है कि तलाकशुदा महिलाओं को ये अधिकार तब तक है जब तक वे दूसरी शादी नहीं कर लेती है। दोस्तों बात करते हैं कि इस समय रमज़ान का पावन महीना जारी है। रमज़ान का ये पर्व मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहद स्पेशल है क्योंकि वे इस त्यौहार के दौरान रोज़े रख कर के खुदा की इबादत करते हैं और सूरज उगने से लेकर के सूर्य डूबने तक बिना खाए पिए रहते हैं। जहाँ आज रमज़ान महीने का 19वां दिन है, इसका मतलब ये है कि लोग आज 19वां रोज़ा रख रहे हैं। जहाँ रमज़ान के महीने में सुबह के वक्त सहरी खाई जाती है जिसके साथ रोज़े की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद शाम के समय सूरज ढकने के वक्त इफ्तार किया जाता है जिसके साथ ही एक दिन तक रखा गया रोज़ा समाप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया पूरे महीने जारी रहती है। रमज़ान के महीने में रोज़ेदार पूरा इबादत में गुजार देते हैं। इस दौरान वे कुरान की तिलावत करते हैं। इस महीने में लोग अपने गुनाहों के लिए ऊपर वाले से माफ़ी मांगते हैं और खुद के सही राह पर चलने के लिए दुआ मांगते हैं। रमजान इस्लाम धर्म का सबसे पाक महीना है। ऐसे में लोग इस महीने में बुरे कामों को करने से बचते हैं और खुद को अल्लाह की इबादत में लगाए रखते हैं। रमजान में रोजे रखते वक्त रोजेदारों को यह सलाह दी जाती है कि वे सहरी और इफ्तार के वक्त खीरे और तरबूज का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों में ही पानी की मात्रा जमकर होती है। जब बताया जाता है कि खीरे में लगभग 90% पानी होती है, वहीं तरबूज में भी इतने प्रतिशत पानी होता है। इन दोनों को खाने से रोज़ा रख रहे लोगों को बहुत जल्द प्यास नहीं लगती है। वैसे भी इस भीषण गर्मी में 14 से 15 घंटे बिना खाए पिए रहना बिल्कुल आसान नहीं है। इसके अलावा नारियल पानी, दही भी पीने की सलाह दी जाती है क्योंकि दोनों आपको हेल्थ रखने के लिए मदद करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जमीन विवाद को बढ़ते हुए अपराध का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कई दफे कह चुके हैं कि जमीन विवाद को लेकर के आपराधिक घटनाएं ज़्यादा होती है। इसे देखते हुए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जमीन विवाद से जुड़े मामले की मॉनिटरिंग अब पुलिस मुख्यालय के स्तर से होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह को इसको लेकर के नोडल अफसर की जिम्मेदारी दी जाएगी। गृह विभाग ने इसे लेकर के आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद कबूल भी कर लिया है कि उसने ही पत्नी की हत्या कर दी है। अपने दोषी होने का इकरार उसने पुलिस के सामने नहीं बल्कि एक दीवार पर लिख करके किया है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। हत्यारे ने हत्या करने के बाद दीवार पर लिखा है कि मैंने बीबी को मार डाला। इतना ही नहीं, उसने अपने ससुर को फोन लगाया और कहा कि बेटी की लाश पड़ी है, लेकर के चले जाओ। पूरा मामला जिले के पुराना थाना क्षेत्र का है। जिला मुख्यालय के बड़ी बाजार निवासी अजय राउत ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी रेखा देवी की धारदार हथियार से गला रेत करके हत्या कर दी। इसके बाद दीवार पर अपने जुर्म का इकरार करके फरार हो गया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जहां हर कोई दीवार पर लिखे उस कबूलनामे को पढ़ करके हैरान है। वहीं घटना के बाद पुलिस हत्यारे पति की तलाश में जुटी है। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने अपने ससुर मोहन रावत को फोन लगाया और कहा है कि आपकी बेटी की लाश पड़ी है, लेकर के जाओ। जिसके बाद लड़की के पिता घटनास्थल पर पहुंचे। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां जुड़ गई। इस बीच वहां मौजूद लोग पति अजय कुमार को ढूंढने लगे, लेकिन वे तब तक वहां से फरार हो चुका था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार न केवल अपने समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की कई व्यंजन भी मशहूर है। आपने लिट्टी चोखा का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप बिहार के अन्य मशहूर व्यंजन के बारे में जानते हैं? इसमें नमकीन और मीठे हर तरह के व्यंजन शामिल है। इन पकवानों को तीज त्योहार पर मुख्य तौर से बनाया जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये स्वादिष्ट होने के साथ ही बहुत हेल्दी भी हैं। अगर आप बिहार में हैं तो फिर आपको इन रेसिपीज का आनंद जरूर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आप कौन कौन से डिश का आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिट्टी चोखा के बारे में। तो लिट्टी चोखा बिहार में पसंद किया जाने वाला एक लोकप्रिय व्यंजन है। ये बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। आटे से बनी लिट्टी में सत्तू भरा जाता है, जहाँ इसका चोखा आलू, बैगन और टमाटर आदि से बनाया जाता है। अगर आप बिहार में हैं या फिर बिहार आने वाले हैं तो फिर आपको लिट्टी चोखा जरूर ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे व्यंजन के बारे में, जो है मालपुआ। जब बिहार में मालपुआ का आनंद ले सकते हैं। ये एक मीठा व्यंजन है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मालपुआ को मैदा, दूध, केला, कसा हुआ नारियल, काजू, किशमिश, चीनी, पानी और इलायची से बना करके घी में तला जाता है। इसे आप
रबड़ी के साथ खा सकते हैं। अब बात करते हैं खाजा के बारे में। तो खाजा का सेवन बिहार में नाश्ते के रूप में किया जाता है। इसे आटा, चीनी और मावा से बनाया जाता है। इसके बाद इसे डीप फ्राई किया जाता है। इसे गर्मा गर्म परोसा जाता है। ये खाने में बहुत ही नरम होता है। अब बात करते हैं सत्तू का शरबत के बारे में। तो गर्मी में सत्तू का सेवन शरीर में ठंडक पहुंचाने का काम करता है। सत्तू का शरबत बिहार का एक लोकप्रिय ड्रिंक है। ये प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे भुने हुए चने से बनाया जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट ड्रिंक है। ये आपको ऊर्जावान रखता है। अब बात करते हैं रसिया के बारे में। तो रसिया को छठ पूजा के दौरान बनाया जाता है। ये एक प्रकार की खीर है। ये बिहार के लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। इसे कई अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इसे गुड़, चावल और नारियल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं दाल पीठा के बारे में। तो दाल पीठा को बिहार का मोमोज भी कहा जाता है। इसका बाहरी हिस्सा चावल के आटे से बनाया जाता है। अंदर की स्टफिंग मसाले और दाल के पेस्ट की होती है। ये गर्मा गर्म बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये डिश स्वादिष्ट होने के साथ बहुत हेल्दी भी है। दोस्तों बात करते हैं कि जहानाबाद जिले के कसवा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के लगभग 50 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गए। जब बताया जाता है कि गांव में एक दिन पहले एक शादी समारोह था। उसी शादी समारोह में सभी लोग भोजन किए थे, लेकिन सुबह होते होते सभी लोगों को पेट में दर्द और लूज मोशन होना शुरू हो गया। इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी गई। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच करके सभी लोगों का इलाज किया, जहां इसमें 5 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, बाकी लोगों की स्थिति सामान्य है। डॉक्टर का कहना है कि गर्मी अधिक रहने के कारण लोग इसके शिकार हो सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में पहुँच करके डोर टू डोर, घर घर पहुँच करके लोगों का इलाज करा रही है। जिसकी स्थिति गंभीर देखी जा रही है उसे सदर अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। इस घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि जल्द ही हालात को स्थिर कर लिया जाएगा, लेकिन एक साथ 50 लोगों को डायरिया होने से गाँव वासी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। जबकि आपदा विभाग पहले से ही जहानाबाद जिले को अलर्ट जारी कर दिया है कि इस जिले में भीषण गर्मी पड़ेगी और तापमान 40 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक रहने का अनुमान लगाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाया है। जब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान बिहार में शराबबंदी की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में खूब शराब मिल रही है। उन्होंने कहा है कि वे मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी धड़ल्ले से शराब का कारोबार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि बिहार में अवैध तरीके से शराब उपलब्ध हो रही है, इस वजह से भारी संख्या में रोजाना शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती है। अवैध शराब मिलने के कारण ही लोग शराब पकड़ के पकड़े जा रहे हैं। पशुपति पारस ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है और सेवन भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पुलिस लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने पॉलिटेक्निकल के रिजल्ट यानी कि जूनियर इंजीनियर रिजल्ट को रद्द कर दिया है। यह सरकार द्वारा 40% आरक्षण का लाभ देकर के रिजल्ट निकाला गया था। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। साथ ही मेरिट लिस्ट तैयार करके रिजल्ट देने का आदेश भी दिया है। अब नए सिरे से नियुक्ति और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सिवान जिले के महाराजगंज में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां एक भी कोई मंदिर नहीं है। यहां देवी देवताओं को खुली जगह पर रखा जाता है। इस गांव का नाम सुरवीर है। यहां के निवासियों का कहना है कि जो भी यहां मंदिर बनाने का प्रयास करता है उसे नाग डस लेता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस गाँव के निवासी अनुज पांडे ने बताया है कि बहुत साल पहले हमारे दादा मंदिर बनवाने के लिए सुरवीर गाँव में पंडित जी के टोला के शिव स्थान पर नींव रखवाना चाहते थे, मगर उन्हें एक नाग ने डस लिया और उसकी जान चली गई। तब से किसी ने भी यहाँ मंदिर बनाने का प्रयास किया तो फिर उसके साथ भी इसी प्रकार की घटना हुई। कई लोगों ने यहाँ नाग और नागिन के जोड़े को भी देखा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के फोकनिया के सर्टिफिकेट को अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट एक्रेडिटेशन कमीशन ने अपनी मान्यता दी है। इससे बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फोकनिया पास विद्यार्थी अब अमेरिका में इंटरमीडिएट एवं डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे।
स्पष्ट है कि अमेरिका के इंटर स्तर के विद्यालयों तथा डिप्लोमा कोर्स में नामांकन के लिए NWAC द्वारा बिहार से फोकनिया पास करने वाले विद्यार्थियों को योग्य घोषित किया है। यानी कि अगर आप फोकनिया पास किए हैं तो फिर आप अमेरिका में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे शिक्षा विभाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय शिक्षा बोर्ड मंडल से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के फोकनिया और मौलवी के प्रमाण पत्र को मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के फोकनिया और मौलवी के प्रमाण पत्र को मान्यता दे रखी है। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का फोकनिया का सर्टिफिकेट मैट्रिक के समतुल्य एवं मौलवी का सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट के समतुल्य है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बांका जिले के फुल्ली डुमर प्रखंड की भेतिया पंचायत के अंतर्गत आदिवासी बहुल निरपाड़ी गांव अजीब त्रासदी झेल रहा है। जब गांव के लोग जवान होते ही बूढ़े हो जाते हैं, दांत पीले होकर के टूटने लगते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं। बड़ी मुसीबत यह है कि कई बच्चे दिव्यांग ही पैदा होते हैं। यह डॉक्टरों का मानना है कि ये फ्लोराइड युक्त पानी की वजह से ही हो रहा है। 150 की आबादी वाला ये गांव एक पुराने कुएं का पानी पीता है। कुछ एक ने चापानल गड़वाए हैं मगर उसका पानी भी शुद्ध नहीं निकला है। शुद्ध जल के लिए नल आया मगर वह पानी नहीं उगलता। जब ग्रामीण जीवन सोरेन ने बताया है कि गाँव में जितने भी लोग हैं वे 30 की उम्र पार करते करते बीमार होने लगते हैं। जब पैर और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है तथा धीरे धीरे पैर में टेढ़ापन आ जाता है। जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। अधिकांश ग्रामीणों का दांत 35 साल तक टूटकर गिरने लगता है। ग्रामीणों ने बताया है कि पानी के कारण इस तरह की बीमारी हो रही है। जब ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में आने वाली बहुओं में भी 2-3 साल के अंदर इस तरह की बीमारी हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जब बिहार सरकार ने चिकित्सा सेवा को अलर्ट कर रखा है। इसके अलावा नीतीश कुमार सरकार ने 12 जिलों में प्रत्येक पंचायत के साथ एक ऑटो रिक्शा को जोड़ने की व्यवस्था भी बढ़ा दी है, जिससे AES से पीड़ित बच्चों को नजदीकी अस्पताल तक आसानी से पहुंचाया जा सके। आपको बता दूं कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को बोलचाल की भाषा में चमकी बुखार कहा जाता है। अब तक 18 चमकी बुखार के मामले सामने आए हैं, जबकि मुजफ्फरपुर में 2 बच्चे की मौत हो गई है। इसके बाद प्रशासन में हरकत मच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार सतर्क है और स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। AES के केस आमतौर पर गर्मी में सामने आते हैं। डॉक्टर्स अलर्ट मोड पर है। चमकी बुखार आमतौर पर हर साल मार्च से अगस्त के बीच मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा और आसपास के अन्य जिलों में दिखाई देता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि इन जिलों में उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण 10 साल तक के बच्चे में बुखार फैलता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में HIV संक्रमण पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र और यूपी के बाद बिहार HIV फैलने के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ हर साल HIV संक्रमण के लगभग 8000 मामले दर्ज किए जाते हैं। बिहार के यूनिसेफ हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर S सिद्धार्थ शंकर रेड्डी ने HIV एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए कहा कि HIV इन्फेक्शन रेट में 2010 के बाद से 27% की कमी के बाद भी ये स्थिति बनी हुई है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में एक सर्वे किया था। सर्वेक्षण के अनुसार ज्यादातर युवा एड्स के संक्रमण से ग्रसित हैं। डॉक्टर S सिद्धार्थ शंकर रेड्डी के मुताबिक राज्य में यानी कि बिहार में नर्सों के लगने वाली दवाओं का इस्तेमाल और समलैंगिक संबंध बनाने वाले अधिक HIV पॉजिटिव हुए हैं। समलैंगिक संबंध बनाने वाले पुरुष के साथ संभोग से भी संक्रमण फैलता है। दोस्तों बात करते हैं कि हज यात्रा पर जाने वालों के लिए अब ऑनलाइन आवेदन के लिए महज 3 दिन का ही वक्त रह गया है। यहाँ हज यात्रा 2022 के लिए पात्र व्यक्ति 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हज यात्रा को लेकर के बार बार गाइडलाइन जारी की जा रही है। जैसे सोमवार को भी सेंट्रल हज कमेटी की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक वैसे लोग जिनकी उम्र 10 जुलाई 2022 को 65 साल या फिर इससे कम है वे हज पर जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1957 या फिर उसके बाद की है वे इस साल हज पर जाने के लिए पात्र होंगे। बिहार स्टेट हज कमेटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राशिद हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि हज के लिए आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति के पास 22 अप्रैल 2022 तक जारी और 31 दिसंबर 2022 तक वैध इंटरनेशनल पासपोर्ट का होना जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया है कि उम्र सीमा ने करीब 70 दिन का इजाफा किए जाने पर बिहार के 20 से 25 और व्यक्ति हज की यात्रा पर जा सकते हैं। हज पर जाने का मन बना रहे लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप HCOI पर कर सकते हैं। दोस्तों खबर है खगड़िया से, जहां खगड़िया दौरे पर आए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह का एक बयान सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
इस वायरल वीडियो में केंद्रीय मंत्री ने बिहार में कल कारखाने स्थापित नहीं होने के 2 कारण बताए हैं। उन्होंने पहला कारण बताया है कि बिहार का भौगोलिक स्थिति उद्योग धंधे के लिए अनुकूल नहीं है। वही दूसरा कारण बताते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि गुंडागर्दी के कारण बिहार में निवेश करने से उद्योगपति हिचकिचाते हैं। हम सबों को आत्मचिंतित करने की जरूरत है। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह 18 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर खगड़िया आए हुए थे। इस दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में वे शामिल हुए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में वैसे तो मछली और मिथिला का पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन बिहार के शेखपुरा जिले का एक गांव अपने एक अनोखे उत्सव को लेकर के इन दिनों चर्चा में है। देश को कई पर्व उत्सव देने वाला बिहार की इस भूमि पर एक ऐसा उत्सव मनाया जाता है जो अपने आप में अनोखा है। शेखपुरा जिला के एक गांव में होने वाले अनोखे उत्सव का नाम है मछली उत्सव। नाम से ही पता चलता है कि इस उत्सव का संबंध मछली से है। जहाँ गांव के लोग बताते हैं कि इस उत्सव को मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है और गांव के लोग इस परंपरा को अब तक निभा रहे हैं। इस परंपरागत मछली उत्सव के दौरान गांव के हर घर में तमाम मछलियां उपहार स्वरूप पहुंचाई जाती है। एक दूसरे को मछली देने की परंपरा के तहत लोगों को मछली की जो प्रजातियां उपलब्ध होती है वही उपहार में दिया जाता है। इसके लिए किसी खास प्रजाति का चयन नहीं किया जाता है। लोगों का कहना है कि इस दौरान हर कोई मछली का स्वाद पता है। पूरे गांव के लोग कई दिनों तक मुफ्त में मिलने वाली मछली का स्वाद लेते हैं। जी हां, बरबीघा प्रखंड के सरवा गांव में आजकल मछली उत्सव चल रहा है। गांव के तमाम बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं सभी आपसी सहयोग से बड़े आहार और तालाब की सफाई करते हैं और इस दौरान मछली निकालते हैं, जहाँ उन मछलियों को एक दूसरे को उपहार के रूप में देते हैं। गाँव के सभी परिवारों तक मछली पहुँचाई जाए ये सुनिश्चित किया जाता है। यदि किसी घर का दरवाजा बंद मिलता है तो फिर उसके दरवाजे पर मछलियां की टोकरी रख दी जाती है। यह उत्सव 3 से 4 दिनों का होता है। सभी ग्रामीण इस उत्सव में शामिल होते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।